नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इस विशेष प्रसारण में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। कोरोना वायरस एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और पावरफुल वायरस है जिसने पूरी दुनिया में बहुत हाहाकार मचा रखा है। पिछले शनिवार को हमने आपके साथ आपके सवालों को लेकर मेदांता हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहान को जोड़ा था। एक हफ्ता बीत गया है, ये सही वक्त है और वो एक मुनासिब व्यक्ति हैं जिनसे हम ये समझें कि इस कोरोना वायरस का ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है, दुनिया के दूसरे मुल्कों में इस वायरस ने क्या तबाही मचाई हुई है, इस एक हफ्ते में इस वायरस के वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में क्या प्रयास हुए हैं, दुनिया के दूसरे मुल्कों ने कोरोना वायरस की लड़ाई कैसे लड़ी है और भारत को किस प्रकार से लड़नी चाहिए और भारत में हमारी तैयारियां कैसी हैं, उत्तर प्रदेश में हम क्या कर रहे हैं। एक विशेषज्ञ चिकित्सक होने के नाते उनकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। इन दिनों प्लाज्मा थेरेपी का चलन तेज़ी से बढ़ा है और तमाम दुनिया भर से इस तरह की बातें आ रही हैं कि अगर एक ठीक हुए मरीज के प्लाज्मा लेकर अगर किसी संक्रमित व्यक्ति का इलाज किया जाए तो उसका इलाज में उसको तेज़ी से राहत मिलती है। इसमें कितनी सच्चाई है, इन सब कम्युनिटी ट्रांसमिशन में क्या कुछ हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक सलाह दी है कि कीटनाशक इंजेक्शन के जरिए लोगों के शरीर में घुसा दिया जाए तो ठीक हो गए। पता नहीं क्या क्या ट्रंप बोलते रहते हैं। तो ये सब जो पर्सपेक्टिव है, इन पर एक ओपन फोरम में डिस्कशन होना चाहिए और ये जानना चाहिए कि क्या कुछ दुनिया भर में चल रहा है। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर त्रेहान। नमस्कार, कैसे हैं आप सर? बस आप लोग का आशीर्वाद है, लगे हुए हैं हम तो लड़ाई में। ऑलराइट सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सर इन दिनों प्लाज्मा थेरेपी की चर्चा बहुत हो रही है, तो हमारे दर्शक मध्य वर्ग के हैं, निम्न मध्य वर्ग के हैं, उच्च वर्ग के भी हैं। ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ प्लाज्मा थेरेपी, ये थेरेपी क्या है और क्या वाकई में कारगर है? तो प्लाज्मा तो हमारी बॉडी के अंदर होता है, जो ब्लड का एक कंपोनेंट है। जैसे ब्लड के जो रेड सेल्स वगैरह होते हैं वो प्लाज्मा के जरिए से चलते हैं। अब ये देखा गया है कि जब कभी कोई इन्फेक्शन होती है तो हमारी बॉडी उस इन्फेक्शन से लड़के उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है जो उस इन्फेक्शन को मारती है। जैसे आप कोरोना की बात कर रहे हैं, हम कोरोना कोविड-19 की, तो जो लोगों को इन्फेक्शन हुआ उनकी बॉडी ने उस पर लड़ाई लड़ी और जीत ली कि वो रिकवर हो गए जी, जिसको हम कन्वालेसेंस कहते हैं। उनके प्लाज्मा में, उनकी बॉडी के ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं जो आप कहेंगे कि वो चौकीदार है बॉडी का। ओके तो उसका काम है कि वायरस को ढूंढना और मारना। तो ये जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी बन जाती है उन लोगों में जिनको इन्फेक्शन हुआ और वो रिकवर हो गए, तो उनकी एंटीबॉडीज को अगर जो पीड़ित है कोविड-19 से उसको दिया जाए अगर तो उसका रेजिस्टेंस और बढ़ जाता है। कि मतलब ये हेल्प मिल जाती है कि वो एंटीबॉडीज जो वायरस दूसरे जिस शख्स को दिया है, बीमार को दिया गया है, उसको हेल्प मिलती है कि वो लड़ाई जो नई एंटीबॉडीज ब्लड में दी गई हैं वो भी जाके लड़े और वायरस को खत्म करे। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब इसके प्रिंसिपल्स जो है वो मैं आपको बताऊं क्या है जी। कि एक शख्स जिसको कोविड-19 हुआ, उसकी पूरी रिकवरी हुई, उसके 2 टेस्ट जो हम पीसीआर करते हैं, पीसीआर के 2 टेस्ट नेगेटिव आए, तो 28 दिन उसके बाद वो सेफ हो जाता है कि उनका ब्लड लेके उसमें से प्लाज्मा को स्पिन करते हैं एफोरेसिस से जी। उस प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडीज हैं जिसको आईजीजी कहते हैं, वो हम एक पेशेंट को देते हैं इंट्रावीनसली, तो ये लड़ाई लड़ी जा सकती है। ये किसी भी ठीक हुए मरीज को किसी भी मरीज को दिया जा सकता है कि या ब्लड ग्रुप की तरह इसके भी स्पेसिफिकेशंस हैं? नहीं, ब्लड की टेस्टिंग जरूर करी जाती है, प्लाज्मा की टेस्टिंग करी जाती है कि और कोई बीमारी तो नहीं है, जैसे हेपेटाइटिस, एचआईवी, ये सब टेस्ट कर लेते हैं हम जी। और अगर जो सेफ है वो प्लाज्मा, तो फिर वो 200 सीसी उस प्लाज्मा को पेशेंट को दिया जाता है जो कोरोना से लड़ रहा है। अब उसके भी प्रिंसिपल है कि कब देना चाहिए। कि इसका सबसे बड़ा इफेक्ट तब होता है जब किसी पेशेंट को 2 बातें हैं। एक तो उनका ऑक्सीजन लेवल जो ब्लड का है वो गिर रहा है, जैसे SpO2 होता है मेजरमेंट के ब्लड में आपके कितनी ऑक्सीजन है। तो अगर जो SpO2 93 से नीचे आना शुरू हो जाता है और
पेशेंट की जो नॉर्मल हमारी ब्रीदिंग है वो 12-14 टाइम पर मिनट होती है, वो 24 से ऊपर हो जाए। ये दो इंडिकेशन है कि ये बीमारी जो है वो अब फेफड़ों में लग रही है। ओके। वही सबसे अच्छा मौका है कि वो उस टाइम उनको प्लाज्मा थेरेपी दी जाए। सर इसका सक्सेस तो रेट क्या है दुनिया भर में? वो रिकवर कर सकते हैं। दुनिया भर में इसका सक्सेस रेट क्या है? देखो, इसकी कोई रैंडमाइज स्टडी अभी हुई नहीं है दुनिया में। इसके सिर्फ एब्सोल्यूट इवेंट्स दिए गए हैं, क्योंकि आज के दिन आईसीएमआर इस पे स्टडी कर रहा है। जो रैंडमाइज स्टडी होगी उससे पता लगेगा कि इसका एग्जैक्ट हेल्प कितना है। पर यह जरूर देखा गया है कि अगर जो ठीक टाइम पे लोगों को दी गई है तो बहुत सारे लोग उसमें से रिकवर हो गए हैं कि उनको हेल्प मिली है। क्या हमें मैसिव स्केल पर इस तरह के प्लाज्मा कलेक्शंस और इस ट्रीटमेंट की विधि अपनानी चाहिए? हाँ, जरूर बनानी चाहिए। पर देखिए आप, ऐसा है कि जिसको हुआ और वो रिकवर हो गया और उसके लास्ट नेगेटिव टेस्ट से 28 दिन हो गए, तो वो कैंडिडेट हो गए ये प्लाज्मा देने के लायक। मुझे तो ऐसा एहसास है कि आज के दिन में सारी जनता में ये जागृति है कि अगर जो आप किसी को हेल्प कर सकते हो इसमें, तो उनको कोई हिचकिचाहट नहीं होगी अपना प्लाज्मा देने में, क्योंकि जो दे रहा है उसका तो कोई नुकसान नहीं है, वो किसी और की जान बचाने की हेल्प कर रहा है। तो मुझे तो इसका शक नहीं है कि अगर जो हम लोगों को अपील करते हैं तो कई लोग आ जाएंगे, बहुत सारे लोग आ जाएंगे अपनी प्लाज्मा देने के लिए। जी। और डॉक्टर साहब, कल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक ऑनलाइन लेक्चर और उनकी स्टडी में कुछ एक्सपर्ट्स आए थे। उन्होंने ये बात कही कि इस वायरस का जो जीनोम और आरएनए है ये लगातार बदल रहा है। इस वायरस का आकार, प्रकार और बिहेवियर पैटर्न में इतनी ज़्यादा तब्दीलियां हैं कि इसकी वैक्सीन को अभी 1.5 साल डेवलप करने में समय लग सकता है। उनमें से एक एक्सपर्ट थी जो ये बता रही थी कि बॉडी के भीतर ये वायरस जादूगरों जैसा व्यवहार करता है। आपके पास क्या रिपोर्ट है कि इस वायरस को लेकर अभी दुनिया भर में कोई वैक्सीन का काम या इस वायरस के बिहेवियर पैटर्न पर कोई एक ठोस स्टडी हो पाई है? देखो, ये आपने सही कहा कि ये वायरस जो है बहुत शैतान वायरस है। ये इसकी म्यूटेशन बहुत जल्दी कर लेता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसीलिए ये जरूरी है कि हमारा जो सामना है वो बहुत ही गंभीर वायरस के साथ है। तो जो वैक्सीन आज के दिन वायरस पाया जाएगा उसी के अगेंस्ट में नहीं, अगर जो वो म्यूटेट कर जाएगा और उससे इन्फेक्शन होगी किसी को, तो फिर हो सकता है कि वो वैक्सीन इतनी इफेक्टिव नहीं होगा। पर ये हमारा फर्ज है कि जो भी हमारे सामने है उसके अगेंस्ट तो किया जाए। अब जो बाकी बाद में होगा उसका भी सामना करेंगे। True. ये जरूर है ऑल्सो कि जैसे ये वैक्सीन जो बन रही है, सारी दुनिया में इस पे कोशिश हो रही है, बहुत जोर शोर से लोग लगे हुए हैं, क्योंकि जितनी भी मेडिकल कम्युनिटी है जी, वो इकट्ठे मिलके इसका क्रेडिबल रिपोर्ट कहाँ से है सर कि कौन सी कंट्री या कौन से लोग हैं जो ज्यादा नजदीक पहुंच गए हैं या ज्यादा बेहतर तरीके से वैक्सीन के काम में आगे हैं? सबसे आगे जो है, जो हमारी नॉलेज में है, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो वैक्सीन बनाई है उसकी ह्यूमन फेज 1 ट्रायल ऑलरेडी शुरू कर दी गई है। उसमें वॉलंटियर्स को वो वैक्सीन दी जा रही है देखने के लिए कि उनको कोई हानि तो नहीं हो रही, क्योंकि वो फेज 1 ऐसा ही होता है जिसमें सेफ्टी ट्राई करी जाती है। एक बार सेफ्टी एस्टैब्लिश हो जाएगी तो फिर वो फेज 2-3 में जाएगी। तो जो जितना भी आप अंदाजा लगाएं, अगर जो सब चीज सक्सेसफुल होती है तो 4 से 6 महीने तो लग ही जाएंगे। अमेरिका में भी 2 कंपनीज हैं जो बहुत एडवांस स्टेज पे है, पर उनका अनुमान है कि 1 साल लग जाएगा। तो सबसे ज्यादा उम्मीद ये है कि 4-6 महीने में कुछ आ जाए, पर लगता है ऐसा है कि साल और 18 महीने के बीच में कई वैक्सीन तैयार हो जाएगी। करेक्ट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। करीब करीब यही आकलन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का भी है। वो भी ये मान रहे हैं कि साल से 1.5 साल का वक्त दुनिया के किसी भी मुल्क या कंपनी को लग सकता है। कल राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर कीटनाशकों को इंजेक्ट करके बॉडी के भीतर दे दिया जाए तो कोरोना वायरस का इलाज हो सकता है। सर, ये कैसी सलाह है और ये किस प्रकार का बिहेवियर है सर? ये तो एक अलग ही किस्म का मतलब दुनिया में चल रहा है। मतलब ये हो क्या रहा है सर? मजाक चल रहा है ये देखो, ऐसा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का दिमाग के ऊपर जितना कम कहा जाए उतना ज्यादा है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि मुझे ये ताज्जुब है
कि अमेरिका के लोगों ने उसको देश निकाला नहीं दिया अभी तक, क्योंकि रोज वो अटसट उल्टी सीधी बातें करता है जिसका कोई अनुमान नहीं कर सकता और जिसका कोई बेसिस ही नहीं है। वो ऐसा बेवकूफ आदमी कैसे प्रेसिडेंट बना, और क्या अमेरिकन उसको इतना अपना रहे हैं कि नहीं अपना रहे हैं, तो पता लगेगा अगले साल की इलेक्शन में। पर यह तो जरूर है कि सारी दुनिया में ये आश्चर्य हो रहा है कि कैसा आदमी है वो, जो प्रेसिडेंट मोस्ट पावरफुल आदमी कहते हैं, पर उसका मोस्ट दिमाग का तो कोई अनुमान ही नहीं है। सर वो कह रहा है कि कीटनाशकों को इंजेक्ट कर दो बॉडी के भीतर। कैन यू बिलीव सर? इस तरह तो सड़क वाला आदमी भी नहीं कहेगा सर। मुझे कहने नहीं चाहिए, पर उसका दिमाग खराब है। करेक्ट। या होता तो हिंदुस्तान से उसको देश निकाला या साइकियाट्रिक हॉस्पिटल पे जरूर एडमिट कराते। अब यहाँ से तमाम वो HCl दवा मंगवा ली, अब वहाँ यूज नहीं हो रही है, उसको लेकर भी दुनिया भर में तमाम तरह की बातें हो रही हैं। चलो वो तो गलती हो सकती है किसी से भी, इसी उम्मीद में कि हो कोई ये शायद मैजिक दवाई है, पर वो तो खैर सोचे समझे बगैर बोल देते हैं जो उनके मुंह में आता है। ये बड़ी गंभीर बात है, क्योंकि प्रेसिडेंट एक कंट्री का ऐसी बातें करे वो बिल्कुल ही लापरवाही है। जी सर, अगर हम भारत की बात करें तो हम क्या कम्युनिटी स्प्रेड के दौर में इस वक्त पहुंच चुके हैं? क्या हमारी कम्युनिटी में ये वायरस ट्रांसमिशन में के मोड में पहुंच चुका है? देखो ऐसा है कि कम्युनिटी की डेफिनेशन क्या है वो हर लोग अपनी अपनी डेफिनेशन बताते हैं, पर अगर जो आप एहसास करें कि जिस गति से ये फैल रहा है, ये कम्युनिटी में तो आ ही गया है, तो अब किसने फैलाया, कैसे फैला, क्यों फैला, उसके ऊपर तो हमें चर्चा करने की जरूरत नहीं कि फेज 1 है, 2 है कि 3 है। पर अगर जो इतनी तादाद में हमारे कंट्री में है, और वो है कि हमारी टेस्टिंग भी बहुत थोड़ी है अभी, उसके हिसाब से 4-5% लोगों को निकल रहा है जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं। अगर जो सारी कंट्री की टेस्टिंग करी जाए तो कितना निकलेगा इसका कोई अनुमान नहीं है अभी। पर ये सोचो कि अगर जो 2% भी है हिंदुस्तान में, तब भी 3 करोड़ लोगों को हो गया। 3 करोड़ लोगों का अनुमान लगाएं अब कितना होता है। तो इसीलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि आंकड़े तो एक आंकड़े हैं, हमारी जो तैयारी है लड़ने की, वो तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि ये फैलेगा, क्योंकि अगर जो फैल गया और हम तैयार नहीं हुए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आज के दिन जो ये लॉकडाउन का फायदा है कि हमें टाइम मिला है तैयारी करने का, हमें मौका मिला है कि काफी सारा कुछ सामान इकट्ठा हो गया है लड़ाई के लिए। पर यह है कि हमें इस टाइम में बिल्कुल चौकन्ना रहना है। देखते हैं जब खुलता है, जब लॉकडाउन कभी ना कभी तो खोलना पड़ेगा, जब खोलेंगे और लोग कैसे बिहेव करेंगे। इसे ये आप समझे कि ये गवर्नमेंट की लड़ाई नहीं है, ये डॉक्टरों की लड़ाई नहीं है। डॉक्टर तो लड़ेंगे, डॉक्टर तो आज के दिन में फौज है, पर पब्लिक की लड़ाई है ये। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये पब्लिक की तरफ से लड़ रहे हैं, तो पब्लिक को भी अपना पूरा ख्याल रखना है और कोऑपरेट करना है। जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो गवर्नमेंट रोज बोल रही है, आप लोग रोज फैला रहे हो। मैं तो इसमें मीडिया का भी बहुत साथ बोलूंगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया है कि 24 घंटे आप लगे हुए हो पब्लिक को इन्फॉर्म करने के लिए कि 3 जो मंत्र हैं से वो 3 मंत्रों को अपनाएं। अपनी हैंड हाइजीन, मास्किंग और सोशल डिस्टेंस रखेंगे तो आप इस बीमारी में सारे हिंदुस्तान लास्ट वीक जब आपसे बात हो रही थी, से बचा सकते हैं। लास्ट वीक जब आपसे बात हो रही थी और आज 1 हफ्ते का वक्त बीत गया, इस दौरान मैंने देखा कि उन लोगों में ये वायरस ज़्यादा फैल रहा है जिनमें किसी भी प्रकार का लक्षण नहीं है, मतलब कोई बुखार नहीं है, कोई खांसी नहीं है, कोई दर्द नहीं है, किसी भी प्रकार के कोई लक्षण नहीं है, सिम्टोमेटिक ऐसे केसेस बढ़े हैं। विशेष तौर पर दिल्ली में भी बढ़े हैं, उत्तर प्रदेश में भी मिल रहे हैं। ये किस प्रकार का चलन है सर? देखो ये तो पता है हमें कि 80% लोगों को या कोई सिम्टम्स नहीं होंगे या बहुत माइल्ड होंगे, जैसे जुकाम खांसी वगैरह होता है तो उनको पता भी नहीं लगेगा और वो ठीक हो जाएंगे। हमें जो फिक्र है वो लास्ट 15% की है। जो 15% जिनको सिम्टम्स होंगे, सिवियर सिम्टम्स होंगे, उनमें से 5% या 2-3% जो है वेंटिलेटर पे जाएंगे, वो भयंकर है। जो हमारी डेथ्स होंगी वो उन लोगों पे होंगी जिनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी। अब आप ये अनुमान लगाएं कि प्लाज्मा थेरेपी है, उससे कितने लोगों की जान बचाई जा सकती है। कुछ दवाइयां हैं जो अभी
उनके ऊपर पक्का भी नहीं पता, पर लगता ये है कि वो इफेक्टिव होंगी। अगर जो वो भी आ गई तो हम इस बीमारी का रुख बदल सकते हैं। अगर जो 2 से 3% डेथ होगी हिंदुस्तान में, तो बहुत फिर भी तादाद बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ही और देशों से किसी से 3 गुना ज्यादा है, किसी से 4 गुना ज्यादा है, फ्रांस से हमारी 6 गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमें और भी हमारा जो सामना है वो और भी कठोर होना चाहिए। पब्लिक को ध्यान रखना है कि वो इसको ना फैलाए। अगर जो पब्लिक नहीं फैलाएगी तो इसका कर्व फ्लैट हो जाएगा, और हमारी तैयारी है कि हम इसको लड़ सकेंगे। सर दुनिया भर का दुनिया भर की जो स्टडी है और जो रिपोर्ट्स हैं, चाहे जॉन हॉपकिंस रिपोर्ट यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट हो या दुनिया के और भी जो लोग कोरोना को ट्रैक कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, उनकी ये रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में अभी चाइना को छोड़कर शायद ही किसी मुल्क में ग्राफ फ्लैट हो रहा हो। हर जगह ग्राफ बढ़ रहा है, रफ्तार से बढ़ रहा है। किसी देश में कम बढ़ रहा है, किसी देश में ज़्यादा। जब हम लॉकडाउन में थे महीना भर पहले सर, तब हम 500 थे, आज हम करीब 25,000 की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमारे यहाँ मरने वालों की संख्या भी 800 के आसपास पहुँच रही है। संपूर्ण लॉकडाउन में रहने के बावजूद हमारे यहाँ सर स्थिति कोई ऐसी बेहतर नहीं है कि जिसको लेकर हम अपनी पीठ थपथपा पाएं। नहीं, देखो, स्लो तो हुआ है, ये तो पक्की बात है कि लॉकडाउन का फायदा हुआ है, पर जो आप कह रहे हैं पीठ थपथपानी तो तब है जब ये बीमारी को शिकस्त हो जाएगी, तब पीठ थपथपाने की बात है। पर ये है जरूर कि स्लो है, हमारी जो राइज है वो स्लो है, ये पक्की बात है। पर अगर जो लॉकडाउन नहीं होता तो कितनी, मेरा ख्याल 3, 4, 5 गुना ये बीमारी फैल गई होती जी। अब हमारे सामने जो चैलेंज है वो ये है कि अब किस स्पीड से खोला जाए, कैसे खोला जाए, किसको पहले खोला जाए। तो इसमें हमने जो 3 जोन जो गवर्नमेंट ने डिफाइन किए हैं कि रेड जोन को तो लॉकडाउन रखना चाहिए सबसे लॉन्गेस्ट, ग्रीन जोन को से अब थोड़ा बहुत छूट देनी चाहिए कि पता लगे कि पब्लिक को छूट देने से कोई जो इंडस्ट्री है, अब जैसे आप देख रहे हैं कि फार्मिंग सेक्टर खुल गया। अब फार्मिंग सेक्टर खुलने से हमने पूरी चेन बना दी कि फार्मिंग से लेके आपके घर की प्लेट के ऊपर खाना पहुंच रहा है अगर जो, और उसके अंदर हमें कोई बहुत ज्यादा आंकड़े नहीं बढ़े, तो ये एक संतुष्टि आएगी कि हमारे लोग बिहेव कर रहे हैं ठीक तरीके से, तो नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। तो जैसे एक स्टेप को लेके अगर जो ये बिल्कुल नहीं भयंकर तरीके से फैल रही, तो हमारा उत्साह बढ़ेगा कि और ज्यादा लोगों को अलाउ किया सर, जाए। एक तथ्य है जो बहुत चिंता में डालता है, और आप एक बेहतर व्यक्ति हैं जो पूरे हिंदुस्तान को, पूरे देश को, उत्तर प्रदेश को ये बात बता पाएंगे। सर हमारे यहाँ जो रैपिड टेस्ट किट आई वो फॉल्टी किट्स आई, 6% से लेकर 71% तक उसके नतीजे परिणाम कई बार गलत साबित हुए। उस टेस्ट किट पर रोक भी लगाई गई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ICMR हो या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो, वो कौन से लोग हैं जो इस तरह की फॉल्टी किट जिन्होंने अप्रूव की, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही है। दुनिया जब PCR बेस्ड टेस्ट पर आधारित है, हर कोई उसी को कर रहा है, हम क्यों रैपिड टेस्ट पर इतना जोर दे रहे हैं, वो भी टेस्ट किट ऐसी इस्तेमाल कर रहे हैं जो फॉल्टी है। देखो, ऐसा है कि रैपिड टेस्ट एक वैलिड टेस्ट है, उससे हेल्प होती है। ये बात अलग है कि चाइना जिसने ये बीमारी फैलाई, जो दोषी है, उसमें इन लोगों ने जो वहां से टेस्ट किट्स आए हैं वो डिफेक्टिव निकले। ये तो हमें पता होना चाहिए कि चाइना के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकते। चाइना ने तो जो ये छुपा के रखा, इसीलिए तो सारी दुनिया आज सफर कर रही है। उनको तो दोषी ठहराना चाहिए और उनसे सामान खरीदना बंद करें। और कंट्रीज हैं, कोरिया है, जर्मनी है, जापान है, अमेरिका से भी आना शुरू हो जाएगा। अब जब जिन कंट्रीज में ऐसी गवर्नमेंट है जिसको अपनी इज्जत का सवाल है, उस कंट्री से हमें सामान लेना चाहिए। चाइना से बंद करें। PPPI जो लोगों ने पहले तो साइड से स्प्लिट होने शुरू हो गए, इससे बड़ी पाप की बात क्या है कि आपने सामान बेच दिया। हमें ये भी नहीं कि मुफ्त दिया, वो बेचा सामान जो है वो डिफेक्टिव निकले। इसके लिए तो पूरी कार्रवाई इंटरनेशनल लेवल पे होनी चाहिए कि अगर जो ऐसा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है चाइना में तो उसको बंद करो।
क्योंकि ये क्यों हम चाइना के रुख की तरफ चलते हैं जहां पे रिलायबिलिटी है ही नहीं। तो मेरा तो ये विचार है कि जैसे जैसे ऑल्टरनेट सोर्स निकलते हैं हमें उनके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। इंडिया में भी बहुत सारे लोगों ने पीपीई बना लिए, मास्क बना लिए, ये टेस्ट किट भी बन रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है आने वाले टाइम में हिंदुस्तान को बुलंद करेगी कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हैं, हम ऐसी चीप सप्लाईज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। मेरा तो ये विचार है कि सारी दुनिया ऐसा करेगी कि ऐसे, और हिंदुस्तान का ये मौका भी है कि अगर जो हम इस टाइम ऑनेस्टी से चीजें डेवलप करेंगे, हमारी रेपुटेशन और रिलायबिलिटी दुनिया में बढ़ेगी, तो यकीनन लोग चीन से शिफ्ट करके हिंदुस्तान जैसी कंट्रीज में आएंगे। सर, क्या ये सही वक्त है कि हमको चीन से सामान मंगाने में या चीन से मेडिकल आपूर्ति लेने का में बायकॉट करना चाहिए? हमें दूसरे देशों पर ज़्यादा निर्भरता बढ़ानी चाहिए? देखो, बायकॉट करो ना करो तो एटलीस्ट उनके ऊपर डिपेंडेंस तो कम करो। क्यों हम उनके पीछे भाग रहे हैं? हम अपने हिंदुस्तान में लोग हमारे इतने हुनरकारी हैं कि वो खुद ही कर लेते हैं सब कुछ। जी, अब ये किट्स यहाँ बनने शुरू हो रहे हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स पर कुछ तो डिपेंडेंस रहेगी चाइना के ऊपर, पर वो आने वाले टाइम में हमें ये सबक सीख जाना चाहिए कि वो बिल्कुल अनरिलायबल है। सर, एक कंफ्यूजन है, मैं चाहता हूं कि आप उसमें क्लैरिटी दें। सर, कोरोना के कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए पीसीआर बेस्ड टेस्ट ज़्यादा उचित है या फिर रैपिड टेस्ट? नहीं, बिल्कुल पीसीआर इज द ओनली टेस्ट विच इज कंफर्मेटरी एंड करेक्ट। वो भी मैं आपको बताऊं कि अच्छी ठीक किट से होना चाहिए और ठीक प्रोसेस से होना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई लेबोरेटरी से गलत टेस्ट आ रहे हैं, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव आ रहे हैं। इससे भी हमें बच के रहना है। तो रिलायबल लेबोरेटरी से करें और जो गवर्नमेंट की टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं उससे करवाएं, और गवर्नमेंट अगर जो ज्यादा से ज्यादा अपनी लेबोरेटरीज खोलेगी और रिलायबल किट्स आएंगे तो ये हमारा फायदा होगा। जी, जो स्टडीज़ बता रही हैं डॉक्टर त्रेयन, वो ये बताती हैं कि जो जर्मनी की पीसीआर बेस्ड किट है उसका परफॉर्मेंस और एक्यूरेसी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। क्या आप सरकार को सजेस्ट कर पाएंगे कि बजाय चाइना के टेस्ट किट के इस्तेमाल करने के वो इन सब पर ज़्यादा केंद्रित करें अपना दिमाग? भाई, केंद्र भी यही कंक्लूजन पे आया जो आप बोल रहे हैं। वो भी सोच रहे हैं कि जो जहां से रिलायबल सामान मिले वहीं से लाना है। ये तो चर्चा पूरे हाईएस्ट लेवल तक हो रही है, क्योंकि सबसे बड़ा जो शिकार हुआ है इस चाइना के खांड का, वो कांड जो है वो गवर्नमेंट की सप्लाईज में हुआ है सबसे ज्यादा। तो इसीलिए गवर्नमेंट को तो पता लग गया कि अगर जो कोई सोर्स है उसको लो, चाइना पे डिपेंडेंस कम करो। जी सर, एक सवाल और है। सवाल इस बात का है कि पिछले हफ्ते भी आपसे इस विषय पर चर्चा हुई थी। क्या दुनिया के सभी मुल्कों को इस बात की डिमांड करनी चाहिए कि ये वायरस कहाँ से निकला, इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, इसकी एक कोई इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए? देखो, ये चर्चा तो हो रही है सारी दुनिया में, पर ये चाइना भी अपनी लेबोरेटरी को खोलने के लिए तैयार नहीं है। पर ये इसीलिए हमारा शक और बढ़ गया कि क्यों नहीं तैयार है। किसी इंडियन लॉयर ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस किया है। उसकी अगर जो वो केस एडमिट हो गया और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने सबको झुकना पड़ेगा, तब इसका सच निकलेगा। लेकिन चाइना ने तो मना कर दिया कि हम किसी भी प्रकार की इंडिपेंडेंट जांच का हिस्सा नहीं बनेंगे और ना अपने यहाँ अलाउ करेंगे। देखो, अगर जो नहीं बनेंगे तो वर्ल्ड उनको बायकॉट भी करेगा। अब क्या हुआ? ऐसे तो है नहीं कि वो अपनी इतनी अकड़ में रहेंगे। अगर जो यहाँ छुपा रहे हैं तो बहुत गंभीर बात है ये। तो इसकी जांच तो पूरी होनी चाहिए, और उनको क्यों हिचकिचाहट होनी चाहिए इस बात से कि जांच ना हो? अगर जो सच बता रहे हैं तो जांच क्यों नहीं कराएंगे? जी, तो इसीलिए तो प्रॉब्लम है। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि वर्ल्ड अभी तो खैर देखो, हम सब इस संक्रमण से दुखी है, इसके हम विक्टिम्स हैं। पहला तो हमारा काम है कि लड़ाई लड़ लो, जीत लो, फिर इन सब बातों के ऊपर ध्यान देना जरूरी है हमारा। एक नागरिक के तौर पे आप क्या पाते हैं? मेरा अंतिम सवाल है आपसे आज की परिचर्चा में। एक नागरिक के तौर पर, एक डॉक्टर के तौर पर आप क्या पाते हैं कि कोरोना वायरस की लड़ाई में भारत कहाँ पर खड़ा है? इस वक्त हमारे हालात कैसे हैं? देखो, ऐसा है कि अगर जो आप ध्यान से इस पर ध्यान दें तो एक तरफ तो जो लॉकडाउन हुआ है उससे
बिल्कुल कोई शक नहीं है कि बहुत फायदा हुआ है। चेन जो है वो कुछ ब्रेक हुई है, कुछ स्लो हो गई है। उसके साथ साथ लॉकडाउन का जो पब्लिक को प्रॉब्लम है, पब्लिक मतलब जो गरीब लोग हैं, लेबरर्स हैं, जिनकी बहुत जो माली हालत इतनी खराब हो गई है कि उस पर भी हमें ध्यान देना है। इसीलिए हमें एक बैलेंस ढूंढना है कि रेड जोन को लॉक रखो, ग्रीन को खोलना शुरू करो, एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद येलो को शुरू करो, फिर हम तब तक रेड को सीधा करके ठीक करके फिर रेड को खोलेंगे। इससे क्या होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, लोगों की उम्मीद बढ़ जाएगी कि हाँ आने वाले टाइम में मुझे नौकरी भी मिल सकती है, मेरी जो तकलीफ है आज की वो कल शायद खत्म हो जाए। तो ये भी साइकोलॉजिकली लोग बहुत अपसेट और डिप्रेस्ड है, उनकी लाचार फीलिंग हो रही है, उसको हमें जगाना है कि अगर जो हम आहिस्ते आहिस्ते हर काम खोल रहे हैं जी पूरी केयरफुलनेस से कि ये वो आप जैसे चाहते हैं कि 3 मई के बाद स्मार्ट लॉकडाउन प्रणाली में हम जाएं? नहीं, वो तो खैर उसके ऊपर तो आंकड़े बताएंगे, ये तो डिसीजन गवर्नमेंट लेगी और 4-5-6 दिनों में। पर मेरा एक और बहुत बड़ा मुद्दा है जो आप लोगों ने मिस किया है कि जो लोग बीमार है, जिनको हम कहते हैं कि स्टेबल डिजीज है, इलेक्टिव प्रोसीजर होना है, वो ये 4 हफ्तों में वो ज्यादा बीमार हो गए हैं, कुछ लोगों की जान भी चली गई है। तो इसलिए अब ये भी जरूरी है, और ये अच्छा किया हॉस्पिटल्स ने, जैसे हमने वेदांता में किया कि हमने एक कोविड हॉस्पिटल अडॉप्ट कर लिया, गवर्नमेंट ने भी किया गुरुग्राम में कि सारे कोविड के पेशेंट सिर्फ कोविड हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, उनको सबको ट्रांसफर कर दिया गया है। तो जो रेगुलर हॉस्पिटल है, जो नॉन कोविड हॉस्पिटल्स हैं, वो मुक्त हो गए कोविड से। तो अब बहुत सेफ है लोगों के लिए। सर, यहाँ प्राइवेट हेल्थ मैकेनिज्म थोड़ा दूसरी किस्म की समस्या झेल रहा है। किसी के अस्पताल में अगर गलती से कोई कोरोना का पेशेंट मिल जाता है तो डॉक्टर साहब पर FIR हो जा रही है, प्रबंधन पर FIR हो जा रही है और अस्पताल सील कर दे रहे हैं। ये इशू भी तो एड्रेस किया जाना चाहिए सर। नहीं, एड्रेस देखो ऐसा होता है कि कई बार जो नई बात होती है उसके ऊपर नी जर्क रिस्पॉन्स होता है, पर इसके ऊपर काफी सारी अब मतलब एक्सपीरियंस आ गया है, गवर्नमेंट को, अथॉरिटीज को भी पता है कि किसको कैसे ट्रीट करना है। अब ये लड़ाई जो है सब इकट्ठे मिलकर लड़ रहे हैं। नॉर्मल हॉस्पिटल सर, दुनिया का कोई मुल्क है जो FIR करके कोरोना रोक रहा हो सर? नहीं, ये तो पुलिस से कोरोना रोक रही है सर, थानेदार जा रहा है रोकने। हाँ, तो वो बात है, जो आपकी बात सही है कि लोगों को तकलीफ हुई, कई जगह हुआ, पर वो सब आहिस्ते आहिस्ते नई चीज है, उसके ऊपर एक्सपीरियंस आ रहा है, तो सब लोग शांत भी हो रहे हैं। जी, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और आप अपना ध्यान रखिए। आप जितनी मेहनत, जितनी सेवा इस समाज की कर रहे हैं, पूरा देश, उत्तर प्रदेश आपका ऋणी है, और मैं आपका स्वयं और चैनल के दर्शकों की तरफ से बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश त्रेन, बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल रखें, सब सेफ रहें जी, और 3 मंत्र जो बताए हैं उसको आप फॉलो करें। ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है कि आप सभी ने डॉक्टर त्रेहन की बात को बहुत गंभीरता से सुना होगा और उनकी सलाहों पर आप अमल करेंगे। आने वाला वक्त बहुत कठिन है, हमें इस चुनौती का मिलकर मुकाबला करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।